अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड उसके तीनों साइड्स अगर L है, क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑलरेडी, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इन तीनों के साइड L है, ठीक है, तो हम अच्छी तरह जानते हैं ठीक ये सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होंगे एंड अगर मैं इनसे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे मीट कर जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट दे विल बी बाइसेक्टर आल्सो 30 डिग्री एंड दिस इज आल्सो 30 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे बहुत जरूरी वो ये है, इफ दिस इज पॉइंट P फॉर अस, यहाँ से भी ये बाइसेक्टर जाएगा इस लाइन पे, दिस इज द D फॉर अस, ये लेंथ जो है वो D है। अगर इसको आप D मानते हो, अभी फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में सपोज कर लेता हूँ दिस डिस्टेंस इज D, मैं फाइंड भी कर लूंगा क्या होता है इसका वैल्यू, बट हर साइड में ये U ये D लेंथ यहाँ पे बन जाएगा एंड दे ऑल आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बारी आती है इस एंगल की, बिकॉज मैं तो इस एंगल से बॉदर्ड हूँ, व्हाट इज दिस एंगल, है ना, जो इसका होगा वही इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, है ना। तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इक्विलेटरल है तो जो इसके साथ होगा वही इसके साथ होगा, तो पक्की बात है ये 60 डिग्री होगा एंड दिस इज आल्सो 60 डिग्री, रीजन ये 90 है, ये 30 है, ये 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो इस छोटे से BC वाले सेगमेंट को नीचे वाले सेगमेंट के कारण, अच्छा ध्यान से देखो अल्फा और बीटा दोनों सेम हो गए क्या, अगर ऐसी सिचुएशन है तो अगर ये प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो अगर मैं इस P पॉइंट के डॉट को U शो करूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में आ गया, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू विच वायर, BC वायर, ठीक। इसी तरीके से जो AB है क्या वो इस ब्लू वाली डॉटेड लाइन पे चला जाएगा, तो मैंने इसको यूं रखा P ड्यू टू AB वायर, सिमिलरली इस वाले AC का इस वाली ब्लू डॉटेड लाइन पे चला जाएगा, दिस विल बी E ड्यू टू AC वायर। और खास बात ये है बच्चों कि EAC हो चाहे EAB हो चाहे EBC हो, तीनों के अंदर जो है अल्फा या बीटा दोनों इक्वल है, तो इन तीनों का वापस से E जो होगा सेम होगा, ठीक सेम होगा एंड साथ ही साथ उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 2k लैम्डा बाय D इनटू sin 60, k लैम्डा बाय D इनटू ट्वाइस ऑफ sin 60, तो ये क्या होगा sin 60 is √3/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √3 k लैम्डा अपॉन D, ये इसकी तीनों की वैल्यू यही होगी। अब आप खुद सोचो, अगर आपको वेक्टर से ये चीज याद है कि तीन इक्वल वेक्टर अगर 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है ना, उनका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। अगर आपको वेक्टर से ये याद है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप इसको अब याद कर लें। अगर तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पे है यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, देन इन दैट सिचुएशन डेफिनेटली उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है 0 होता है, ठीक है। कुछ अगर आप और ज्यादा आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो भरोसा नहीं मैं करके देखूंगा, तो डेफिनेटली करिए, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है, तो जब आप यहाँ पे 2e cos 60 कर लेंगे तो आप पाएंगे कि इट इज बेसिकली इक्वल टू E एंड ये E और ये E आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ साइन के कंपोनेंट्स तो दोनों के ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल में कैंसिलेशन हो गया, वर्टिकल में भी कैंसिलेशन हो गया, तो नेट इज 0। इस तरीके से जो है A पार्ट आपका जो है सॉल्व होता है। अब B पार्ट पे क्या है, AB और BC दोनों पॉजिटिव है, यानी कि अगर मैं P पॉइंट का डायग्राम बनाऊं तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB है वो तो यही होगा एंड BC वाला पार्ट जो नीचे वाला है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा म्यू ऐसे, है ना, बट जो रिमेनिंग AC वाला पार्ट है ये वाला, इसके कारण माइनस का है, इसीलिए इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी यहाँ, क्योंकि माइनस वाले के कारण हमेशा टुवर्ड्स होता है बच्चों, ये याद है, ठीक है। अब आता है यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा डेलिकेट रूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना ये 60 है, ये भी 60 है, क्लियर। अब मुझे चाहिए इस जगह पे कार्टेशियन कंपोनेंट यानी कि x और y वेक्टर फॉर्म भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा। अगर ये x एक्सिस है, इस एक्सिस का y एक्सिस का 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो अगर 60 है तो पक्की बात है 30 ही होगा। अगर ये 30 और टोटल 60 था तो नीचे वाला भी 30 होगा। इस हिसाब से P का जो नया डायग्राम बन जाएगा वो बनेगा ऊपर की तरफ EBC तो ऑलरेडी है और वो वैल्यू मैंने EBC की ऑलरेडी वहाँ लिखी हुई है, तो
मैं इसको ज्यादा हॉटस्पॉट नहीं करते हुए सिर्फ ई लिख देता हूँ। यहाँ पे चलो लिख ही देता हूँ जिससे तुम लोगों को भी ध्यान रहे। ई ए सी का एक कॉम्पोनेंट इधर वो होगा ई ए सी cos 30 एंड नीचे का ई ए बी का एक कॉम्पोनेंट इधर वो होगा ई ए बी cos 30 और एक कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ दैट इज ई ए सी sin 30 एंड नीचे की तरफ ई ए बी sin 30। सोचो इस कॉम्पोनेंट ने इस कॉम्पोनेंट को बड़े आसानी से काट दिया तो हमारा जो ई वेक्टर बनेगा वो सिंपली क्या बन जाएगा ई, ये दोनों एक जैसे ही हैं तो मैं सीधे सीधे लिख दूं 2 टाइम्स ऑफ ई cos 30 आई कैप प्लस ई ओनली ई जे कैप। बड़ा सिंपल। आप लोग ई की वैल्यू वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो √3 की वैल्यू दे रखी √3 के लैम्डा बाई टी, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे पूरा ई वेक्टर बन जाएगा। अदरवाइज अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो मैग्नीट्यूड में निकाल लेते हैं। cos 30 क्या होता है बच्चों √3/2, √3 e बन गया और e बन गया √3e का होल स्क्वायर प्लस e स्क्वायर। ध्यान से सोच लो तो 3e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर 4e स्क्वायर यानी कि 2e नेट। तो इस तरीके से जो है हम लोग मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं एंड वेक्टर फॉर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के सवाल हमें आने चाहिए और इन्हीं की प्रैक्टिस आपको बढ़ा देनी है अपने लेवल पे। ये दो मैंने पॉलीगन लिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया और एक स्क्वायर लिया, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी ले सकते हैं, बट याद रहे उनके एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए, बिकॉज एंगल्स मालूम नहीं होते तो मैं 30 डिग्री और ये सब कॉम्पोनेंट्स नहीं कर पाता। सपोज यहाँ पे 30 की जगह 25 डिग्री आ जाएगा तो मैं भी नहीं करता हूँ, है ना। तो ये एंगल्स आपको मालूम होने चाहिए तो उसने पॉलीगन आप कर सकते हो। दैट इज वेरी मच सफिशिएंट फॉर अस, ठीक है। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट कैटेगरी पे और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पे जिसके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है मैं समझाता हूँ आपको। दैट इज रिंग, ठीक है। रिंग एक वायर ही है जिसको हम सर्कुलर शेप में रख देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है इस वायर के ऊपर, इस पूरी वायर के ऊपर हमने क्यू चार्ज बिखेर दिया है और इसका रेडियस जो है वो r दे रखा है। इस पूरी वायर के ऊपर क्यू चार्ज दे दिया है एंड उसके ऊपर रेडियस हमने क्या रखा है r रखा है, ठीक है। आपसे पूछा है कि बताओ what will be the electric field at point P due to this entire ring, है ना। तो हेडिंग अपन रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, ठीक है। फर्स्ट पार्ट एट सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा P पॉइंट पे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है P पॉइंट का क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिए अगर पूरी कंप्लीट रिंग की मैं बात करूं तो मैं कर ही नहीं सकता, बिकॉज अगर कंप्लीट रिंग की बात करूंगा तो कंप्लीट रिंग एक लगातार बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा एंड आपको सिखाया गया शुरुआत से ही कूलम्ब लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट चार्जेस के लिए। तो अगर पॉइंट चार्ज के लिए तो P के जस्ट डायमीटर मैंने बना दिया, है ना। P से पास होता हुआ मैंने डायमीटर बना दिया एंड ऐसे सोचा कि यहाँ एक छोटा सा जो dq चार्ज होगा और यहाँ का जो छोटा सा dq चार्ज होगा, अगर इसको मैं 2 मानता हूँ और इसको मैं 1 मानता हूँ तो ऊपर वाले के कारण जो फील्ड होगा क्या वो नीचे की तरफ होगा E1, क्योंकि पॉजिटिव नेचर का है। ये वाला भी पॉजिटिव नेचर का है, इसके कारण ऊपर होगा E2। क्या सोच के देखिए अगर ये dq और ये dq दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों ही सेम रिंग के पार्ट्स हैं, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो अगर कैंसिल आउट कर देंगे तो नेट तो 0 हो गया ना सेंटर। इसी तरीके से रिंग चारों तरफ सिमेट्रिक है। अगर मैं इस हिस्से को भी ले लूं, इस डायमेट्रिकली अपोजिट हिस्से को ले लूं, तो यहाँ का जो dq होगा वो इस dq के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो इस हिसाब से each net at P यानी कि सेंटर will be always 0 because diagram is symmetric reason is symmetry, ठीक है। तो हमने क्या किया फिर कुछ और सिचुएशंस देखी और सिचुएशन क्या देखी V पार्ट एट एक्सिस कैसे हमने रिंग को रिंग से कुछ दूरी पे यानी कि यहाँ पे ये सेंटर है रिंग का, है ना। इस सेंटर से x दूरी पे यहाँ पे P पॉइंट बना दिया। सेंटर से बहुत लंबी एक्सिस ली, उस सेंटर पे P पॉइंट पे इसका चार्ज Q और इसकी रेडियस फिर से जो है R मान ली, ठीक है। और बहुत ही दूर P पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। वापस से वही क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए P पॉइंट का, ठीक है। अब तो 0 नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा। तो वो बताने के लिए वापस से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टॉप पे छोटा सा है ना dq मानना पड़ेगा।
ठीक है। अब इस छोटे से dq के कारण जो इफेक्ट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो वजह से थोड़ा सा पॉइंट पास है ना। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इस तरफ होना चाहिए dp, क्योंकि dq चार्ज उठाया तो dp फील्ड होगा। dq क्यों उठा रहा, बड़ा ऑब्जेक्ट है, इफेक्ट ओनली पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, इसलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया है, छोटा dq बनाया। अगर इस एंगल को आप थीटा बोलते हो तो फिर ये लाइन आगे खींच जाएगी, तो ये एंगल भी यहाँ पे थीटा होगा। अगर आप यहाँ से देखो तो फिर से ऊपर कॉस और नीचे साइन। बट हमने ये भी सोचा कि अगर यहाँ dq है तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पे भी तो dq होगा ना भाई, जैसे आप ऊपर देख रहे थे वैसे ही आप यहाँ भी देखो, तो अगर यहाँ dq होगा तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो फील्ड फिर ऊपर की तरफ होगा u, एंड उसका एंगल भी तो थीटा ही होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थीटा होगा। तो इसका जो साइन होगा है ना, और इसका जो साइन होगा नीचे वाले का, वो दोनों साइन कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से देखो आप, कैंसिल हो तो सिर्फ आगे की तरफ बचा ना कॉस का कंपोनेंट। इस हिसाब से हमने सिर्फ ये समझा कि पूरी रिंग के कारण जब इधर कोई भी एक कूलम्ब का चार्ज रखूंगा तो उस पर जो धक्का लगेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो अलोंग एक्स एक्सिस ही होगा। रीजन y के सारे कंपोनेंट्स कट चुके हैं, कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो इसका मतलब मैं ये मानूं, अगर इस रिंग को आधा काट दूं ऐसे, ऊपर का सेमी सर्कल और नीचे का सेमी सर्कल, तो ऊपर का सेमी सर्कल नीचे की तरफ ये फील्ड देता है, नीचे का सेमी सर्कल ऊपर की तरफ ये फील्ड देता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, ठीक है। ऊपर का सेमी सर्कल एक फील्ड इधर भी देता है, नीचे का सेमी सर्कल एक फील्ड इधर देता है, दोनों जोड़ के जो है हमें टोटल फील्ड दे देंगे, ऐसे भी सोच सकता हूँ, ठीक है। अब इस dq के लिए ये de लिखने की कोशिश करेंगे हम, है ना, और उस de को लिखने के लिए मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो फिर से आपकी मदद लूंगा। फाइंड आउट दिस स्मॉल r फॉर मी, तो स्मॉल r की वैल्यू हो जाएगी √r² + x² by 5 to the, और ये जो de मैं लिख रहा हूँ, दिस de will be equal to k into dq upon r², है ना, यही तो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड r के नाम। और आप अच्छी तरह जानते हो कि इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना होगा de cos थीटा, तो मुझे साइन तो काउंट करनी ही है, सिर्फ cos भी काउंट करना है। तो if I am willing to find out Ex, then Ex will be integral of dp cos theta. de की वैल्यू मैंने डाली k into dq upon small r², r² अगर मैं यहाँ से लिखूं तो इट इज कैपिटल R² + x² into cos थीटा। ये एक्सप्रेशन आपके सामने, जरा इसको पहले ध्यान से आप देखो, कहीं कोई दिक्कत आपको लग रहा है, ठीक है, कंप्लीट है। अभी मैंने इन दोनों में से de में से सिर्फ एक de लिया है, वो नीचे वाला, मैंने सिर्फ इसको माना है, ठीक है। अभी मैं पहले देख लूं, अगर जरूरत लगती है तो फिर ऊपर वाला de भी ले लें। अब आप इसमें देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट है। क्या इस dq के बाद जब मैं इधर का dq फिक्स करूंगा तो क्या तब भी हाइपोटेन्यूज स्मॉल r ही रहेगा, तो इसका मतलब ये वाला टर्म कांस्टेंट हो चुका है, ये वाला टर्म कांस्टेंट हो चुका है, थीटा भी कांस्टेंट हो चुका है, क्योंकि पूरी रिंग को हमने जो बनाया है ये रिंग U बनी हुई है ऐसे, है ना। इस रिंग के सेंटर से एक लाइन जा रही है सीधी, उस पे P पॉइंट है आगे जाके, एंड इस P पॉइंट को हमने x दूरी पे रखा है, ठीक है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर पॉइंट से, अगर आप यहाँ पे पेपर होल्ड करके रखो और हर पॉइंट से उसका हाइपोटेन्यूज नापो तो आपको सेम मिलेगा, यानी कि ये r परमानेंटली फिक्स है P पॉइंट के लिए। तो ये टर्म कांस्टेंट हो गई, ये टर्म कांस्टेंट हो गई, एंड cos थीटा भी कांस्टेंट हो गया। तो अगर ये तीन चीजें बाहर आ गई तो आपका इंटीग्रेशन से अंदर जो टर्म बचा वो क्या बचा, dq। अब आप मुझे बताओ, ऐसे dq पूरी रिंग से अगर सर्कल सारे चार्ज जोड़ दूं तो क्या कैपिटल Q मिल जाएगा, तो अगर कैपिटल Q मिल जाएगा तो मेरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। अब बचा सिर्फ cos थीटा को रिमूव करना है, तो cos थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में, जरा ध्यान से देखो, cos थीटा यहाँ बना देता हूँ, ट्रायंगल ध्यान से देखो, इसे ये हाइपोटेन्यूज स्मॉल r और ये x, दिस इज थीटा। तो क्या cos थीटा को लिख सकता हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा तो x अपॉन √r² + x², दिस इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। इसी को आगे जाके कई बुक्स में ऐसे भी लिख देते हैं kqx अपॉन r² + x² की इंटायर पावर 3/2 ऐसे, आई बात समझ में। तो इस तरीके से भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑन द एक्सिस,
ऐसी एक्सेस जो सेंटर से पास होती हो, ठीक है। अब ये 3D डायग्राम है बच्चों। इस 3D डायग्राम का मतलब ये है कि रिंग यहाँ है और इसके सेंटर से जो है एक एक्सेस पास हो रही है और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब याद रहे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका DE ऐसे था, DE का एक कंपोनेंट D cos थीटा आपने यूं लिया और एक DE sin थीटा नीचे लिया, ठीक है। D sin थीटा क्यों कैंसिल हुआ वो आपको समझ में आ गया। D cos थीटा के साथ हम आगे बढ़े और हमने पूरी की पूरी रिंग के ऊपर DQ चार्ज को घुमाया, ऐड होते होते वो कैपिटल Q बन चुका है। अब सपोज x अगर 0 हो जाए तो ये P पॉइंट तुरंत कहाँ से तक आ जाएगा, सेंटर पे। तो आप वहाँ पे 0 करके देख सकते हो, आप यहाँ पे सेंटर पे पहुँच जाओ और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस था। अच्छा, अब इसके साथ में मैं आपको दो चीजें डायरेक्ट बता देता हूँ, क्योंकि मैं काफी प्रूफ बता चुका हूँ, इसलिए मैं आगे के प्रूफ सब थोड़े इग्नोर करूंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा रिजल्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ड्यू टू, या फिर सी पार्ट हटा के मैं डायरेक्ट बताता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। सेमी सर्कुलर रिंग कैसी होती है, अगर आप पूरा सर्कल इसे बोलते हो तो सेमी सर्कल में आधा काट दो, ये सेमी सर्कुलर रिंग बन जाएगी, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर रिंग बन चुकी है। इसका सेंटर है आपका ये वाला पॉइंट, इस पूरी रिंग के ऊपर जो लैम्डा है वो हमने ये मान लिया, ठीक है ना। और लैम्डा समझ गए ना, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मैं रिंग की बात कर रहा हूँ तो रिंग भी अपने आप में एक वायर है, वायर जिसकी लेंथ 2πr होती है, क्योंकि सर्कमफेरेंस 2πr है भाई, है ना। तो अगर ये लैम्डा है और रेडियस आप इसकी r मानते हो और लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में होगा, यानी इसकी वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि E along y axis दिखता है मुझे यहाँ, तो E along y axis will be 2k lambda by r। क्या होगी इसकी वैल्यू 2k lambda by r, ठीक है। अगर किसी की जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ ड्यू टू क्वार्टर रेंज, है ना, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रेंज, तो क्वार्टर रेंज में क्या होगा, अगर ये सर्कल है तो इसका एक क्वार्टर हमें रखना है, सिर्फ एक क्वार्टर हमें रखना है ऐसे, ठीक है। तो अगर एक क्वार्टर आपको रखना है ये वाला, ये एक क्वार्टर अगर आपको रखना है और इसका लैम्डा है, तो हमारा जो फील्ड होता है, देखो ये पॉजिटिव है अगर लैम्डा, तो इस पॉइंट पे यानी कि P पॉइंट पे आपके दो फील्ड होंगे, एक होगा इस डायरेक्शन में वो होगा k लैम्डा बाय r, एक होगा नीचे की डायरेक्शन में वो होगा k लैम्डा बाय। इस तरीके के दो फील्ड होंगे इन दोनों के साथ, इसके कारण k लैम्डा बाय r, k लैम्डा बाय, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि अगर मैं सेमी सर्कुलर रिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, याद रहे आपको क्वार्टर के कारण एक Ex और एक Ey रहेगा, और याद रहे कि अगर क्वार्टर रिंग इस तरीके की है तो इसके कारण नेट फील्ड यूं होना चाहिए, तो दो कंपोनेंट एक इधर और एक इधर मिलने चाहिए, आप ऐसे सोचना हमेशा। इसके कारण अगर अवे है इस डायरेक्शन में है फील्ड, क्योंकि हमेशा जहाँ मटेरियल होगा, जहाँ चार्ज होगा, उससे अवे फील्ड होगा इस तरीके से, तो एक सामने की तरफ और एक नीचे की तरफ कंपोनेंट हमेशा हमें मिले, ठीक है। तो एक ये इधर और एक नीचे होना चाहिए। अब अगर इसी की मदद से मैं सेमी सर्कुलर रिंग को समझना चाहूँ तो मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि इसको मैंने दो क्वार्टर में काट दिया, एक क्वार्टर को मैंने ब्लैक से पेंट कर दिया, है ना, और एक क्वार्टर को मैंने ब्लू से रखा। तो ब्लू वाले के कारण जो फील्ड आएगा, अब देखना इस ब्लू वाले के कारण किस तरफ आएगा, एक k लैम्डा बाय r इस तरफ आएगा और एक k लैम्डा बाय r ऊपर की तरफ आएगा। सिमिलरली अब जो ब्लैक वाला है A, इस ब्लैक वाले के कारण एक k लैम्डा बाय r ऊपर की तरफ आएगा और एक k लैम्डा बाय r इस तरफ आएगा। तो आप देख सकते हो सिमेट्री होने के कारण ये कंपोनेंट्स कट रहे हैं और ये दोनों जुड़ रहे हैं, इसीलिए हमने 2k लैम्डा बाय r ऊपर की तरफ लिखा, ठीक है। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि आप इस चीज को परमानेंटली अगर अपने अंदर बिठा लेना क्वार्टर रिंग को, तो आपका ये हमेशा के लिए कवर हो जाएगा। अब इसमें किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। प्रॉब्लम आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी कि पूरी रिंग के अंदर वो हर क्वार्टर में चार्ज बदल देगा, जैसे किसी में प्लस लैम्डा कर दिया, किसी में माइनस लैम्डा कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे सोचना। एग्जाम्पल 1, ये रिंग है, क्वार्टर काट देता हूँ चारों, है ना, सेंटर आपका ये एलोकेट हो ही गया, इधर मैंने प्लस लैम्डा रखा, है ना, A से लेकर B तक प्लस लैम्डा रखा, B से C तक
माइनस लैम्डा रखा, C से D तक माइनस लैम्डा रखा फिर से, और यहाँ पे फिर से प्लस लैम्डा रखा E से A तक। रेडियस आप R लो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल है, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान सवाल है और आप सबसे हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि ये आधी सेमी सर्कुलर रिंग नेगेटिव है, तो इसके कारण P पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो होगा इस तरफ 2k लैम्डा बाय r। ऐसा इसलिए क्योंकि नेगेटिव का फील्ड हमेशा टुवर्ड्स होता है, उसी की तरफ होता है, और सेमी सर्कुलर का फील्ड आप जानते ही हो, तो 2k लैम्डा बाय r। पॉजिटिव वाले के कारण अवे होता है तो वो भी इसी तरफ होगा, है ना, और उसकी वैल्यू भी 2k लैम्डा बाय r होगी। तो नेट फील्ड एट P पॉइंट कितना आ जाएगा, 4k लैम्डा बाय r। इस तरीके से आपका नेट फील्ड P पॉइंट पे आ जाएगा, दैट इज 4k लैम्डा बाय r। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। एक और सवाल देता हूँ, वो भी ट्राई कीजिए आप। जैसे अगर इस बार ये वाला पोर्शन प्लस लैम्डा का है, ये वाला पोर्शन भी प्लस लैम्डा का हो, ये माइनस लैम्डा का हो, ये माइनस लैम्डा का हो, या फिर इसको भी प्लस लैम्डा का रखता हूँ और वो माइनस लैम्डा का हो, तो नेट फील्ड P पॉइंट पे क्या होगा बताओ। अच्छा, इसमें मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको मैं 2 लैम्डा कर दूँ, है ना, और इसको भी मैं -2 लैम्डा कर दूँ, है ना, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो पहले वाला भी कर सकते हो आप, और ये दूसरा डायग्राम बना के इसको भी आप करना, ये दोनों ही आपको करना है। इसमें अगर डायरेक्शन की लिखनी हुई तो I से हम लिख सकता हूँ वेक्टर लगा, ठीक है। ये सब चीजें बहुत नॉमिनल है, ये आपको याद रहेंगी, फिर आप कर सकते हो। करके दिखाओ, रेडी, चलो देखो। अब इस AB के कारण P पॉइंट पे, है ना, दो डायरेक्शन के फील्ड, एक इस तरफ का k लैम्डा बाय r तो होता ही है, तो यहाँ पे 2 लैम्डा है, इसमें 2k लैम्डा बाय r, ठीक है ना, प्लस का है इसलिए एक इधर और एक ऊपर, तो मैंने 2k लैम्डा बाय r बनाया। सबसे पहले किसके लिए, इसके लिए। फिर माइनस वाले की जब बारी आई तो माइनस वाले के कारण टुवर्ड्स, तो एक तो इधर 2k लैम्डा बाय r और एक इधर, वो भी टुवर्ड्स 2k लैम्डा बाय r। देखा, तो ध्यान से देखोगे तो कैंसिल आउट करते हुए चलता हूँ, ये दोनों कट गए, तो इनको भूल जाओ, फिर सोचो कि ये दो ही हैं यहाँ पे और ये दोनों बाकी हैं, ठीक है। तो एक सेपरेट P पॉइंट का डायग्राम बना लो, कंफ्यूजन ना, 4k लैम्डा बाय r एंड ये और ये दोनों बाकी हैं। तो पहले इसके लिए, जब इसके लिए बनाऊंगा तो प्लस का है तो अवे, तो यहाँ और नीचे, है ना, तो एक इधर k लैम्डा बाय r और एक नीचे k लैम्डा बाय। फिर आई इसकी बारी, तो इसके कारण भी अवे, तो एक इधर और एक इधर, तो एक इधर k लैम्डा बाय r और एक नीचे k लैम्डा बाय। ध्यान से देखो, इसमें इसको कैंसिल आउट कर दिया, यानी कि इस डायरेक्शन में कुछ नहीं बचा। अब जो P का नया डायग्राम बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ नीचे है 2k लैम्डा बाय r और इस डायरेक्शन में है 4k लैम्डा बाय r। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर मुझे लिखने को कोई कहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैं लिख सकता हूँ 4k लैम्डा बाय r I कैप माइनस 2k लैम्डा बाय r j कैप, और मैग्नीट्यूड निकालना उतना ही आसान, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि 16 प्लस 4 यानी कि √120 k लैम्डा बाय r, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और अगर वेक्टर लिखोगे तो वो होगा 2k लैम्डा बाय r, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की डायरेक्शन है ना, और मैग्नीट्यूड लेने के लिए जिसका स्क्वायर प्लस जिसका, यानी कि ये भी q/2 हो जाए, वो भी q/2 हो जाए। दैट टाइम फोर्स बिटवीन देम विल बी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू होगी वो होगी k × q/2 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बी अवर मैक्सिमम, ठीक। तो देख सकते हो, एक चीज और फील कर सकते हो यहाँ पे, अगर इसका डबल डेरिवेटिव में करता, इसी इक्वेशन को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे d² अपॉन dx², तो आप देखोगे कि एक्सप्रेशन में आएगा -2k अपॉन r स्क्वायर, यानी कि दिस टर्म इज लेस देन 0, एंड लेस देन 0 होने वाली टर्म में हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा। तो जब भी डबल डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 आता है, वी ऑलवेज कंक्लूड दैट देयर विल बी अ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, एंड दैट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज ओनली गिवन व्हेन यू परफॉर्म फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इक्वेट दैट डेरिवेटिव टू 0 रखने पे जो भी x की वैल्यू आती है उस x की वैल्यू को आप ओरिजिनल इक्वेशन में ले जाके डालते हो, एंड देन यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स। इस तरीके से जो है हम उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर अ फिक्स्ड चार्ज कैपिटल Q एंड अनदर चार्ज स्मॉल q एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम Q। तो सपोज करता हूँ मैंने यहाँ पे Q रखा एंड x0 दूरी पे एक छोटा सा चार्ज रखा स्मॉल q, ठीक है। याद रखना है कैपिटल Q चार्ज जो है वो फिक्स है, बट दिस स्मॉल q इज मूवेबल। अब अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो पक्की बात है इस पे धक्का इस तरफ लगेगा, यानी कि देयर विल बी अ फोर्स which this charge will experience towards right, है ना, on a smooth plane surface। यानी कि ये जो चार्ज रखा है ये फ्रिक्शनलेस एरिया में रखा है, यानी कि इस चार्ज को जो है μ0 मिल रहा है, यानी कि इसकी जो सरफेस है और सरफेस है वो स्मूथ है, यानी कि देयर इज नो रेजिस्टिव फोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब देयर विल बी फ्री मोशन इन द राइट डायरेक्शन। आपसे पूछा है इसकी वेलोसिटी बताइए Q चार्ज की एज अ फंक्शन ऑफ x। तो आप जरा सोच के देखो, दिस इज अगेन एन एक्सप्रेशन ऑफ कैलकुलस, ठीक है। तो इस पोर्शन को हटा देता हूँ। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सॉल्यूशन नंबर 2। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे इसका डिस्कशन करना है तो मैं ऐसे मानता हूँ, लेट्स सपोज एट एनी रैंडम डिस्टेंस x जब ये Q चार्ज यहाँ पहुंच चुका होगा तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, यहाँ पे इसको F0 मानता हूँ, यहाँ पे इसको F मानता हूँ। इस रैंडम डिस्टेंस पे यानी कि x डिस्टेंस पे जो इस Q चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा, दैट फोर्स विल बी K कैपिटल Q इनटू Q अपॉन x स्क्वायर। ध्यान से सोचो और देखो, ठीक है। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू m इनटू a, है ना। उसका कुछ ना कुछ मान आपको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द मास ऑफ दिस चार्ज बी m, ठीक है। अगर नहीं गिवन है तो मान लेते हैं m, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो लिखना ही पड़ेगा। अब मैं अच्छी तरह जानता हूँ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको जो सिखाया गया है वो सिखाया गया dv by dt, या फिर v into dv by dx, या फिर v square x upon dt square। ये तीन फॉर्मूले हैं आपके पास एक्सेलरेशन के, है ना। जैसा पूछा जाए क्वेश्चन में वैसे ही हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा है कि वेलोसिटी और x में रिलेशन बताओ, तो वो तभी पॉसिबल है जब एक्सेलरेशन को इस फंक्शन के बराबर इक्वेट कर दूं। तो मैंने ये वाला फंक्शन पिक किया ऊपर से, तो मैंने लिखा kq, इसको ऐसे लिखता हूँ, m into v dv by dx and it is equal to kq q upon x। देखना ध्यान से, सही। अब रीअरेंजमेंट करने के बाद मुझे टर्म मिली यहाँ पे v dv and it is equal to k q q upon m इंटीग्रल 1 upon x square into dx एंड यहाँ पे dx। इस तरीके से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब जब x0 पे पार्टिकल रखा था तब उसकी वेलोसिटी इस जगह पे कितनी थी, 0, क्योंकि वो यहाँ से छोड़ा गया है। देखो लिखा है डिस्प्लेस एट अ डिस्टेंस x0 फ्रॉम Q ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस, यानी कि यहाँ से छोड़ा गया है ना। तो यहाँ पे 0 एंड x0 इसकी वैल्यू, फिर किसी जगह पे पहुंचने पे यानी कि x जगह पे पहुंचने पे इस जगह तक जब पहुंच चुका होगा तो इसकी कुछ वैल्यू होगी, स्पीड होगी v। वो v हमें फाइंड आउट करनी इन टर्म्स ऑफ x। अगर वो आपको सवाल में यहाँ पे h न दे तो आप u मान लेना, यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन वो यहाँ पे दे लोअर लिमिट पे आप वो रख लेना, ठीक है। फिलहाल उसने ही बोला है कि उसको वहाँ पे प्लेस किया है एंड छोड़ दिया है। सरफेस स्मूथ होने के कारण उसमें तुरंत स्पीड पकड़ लेगा, तो स्पीड पकड़ लिया है। तो v स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन होता है और लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा अपर माइनस लोअर, तो v स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा यहाँ पे एंड दैट विल बी इक्वल टू k कैपिटल Q अपॉन m। आप अच्छी तरह जानते हो इसका जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज 1 अपॉन, अगर आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस देखना है तो ऐसे लिख सकते हो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ठीक। एंड लिमिट जो है हमारी x0 से x है। आप देख सकते हो नीचे एक माइनस का एडिशनल साइन आ रहा है, माइनस का साइन आता है तो आप लिमिट इंटरचेंज कर सकते हो एंड आवर एक्सप्रेशन विल बी लाइक दिस। दिस विल बी आवर आंसर। Now you can see our velocity is in terms of x, तो वेलोसिटी जो है आपकी x के टर्म्स में आ चुकी, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। आपको इस तरीके से जो है ऐसे सवालों को करना होता है। तो याद रखें कभी भी जब फोर्स दिया हो किसी भी सवाल में तो फोर्स से आप एक्सेलरेशन तक पहुंच सकते हैं, ये आपने सीखा है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक भी आप पहुंच सकते हैं एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के साथ में आपके पास दो रिलेशन अवेलेबल है, एक टाइम के साथ और एक एक्स के साथ। तो दोनों इसके ही
आपको पैरामीटर में सवाल मिल सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आपको कर सकते हैं। फिर आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इस पोर्शन को क्लियर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लो बच्चों, सब लोग आप लोग देख रहे हो, और तुरंत पढ़ने के बाद जो है आगे सॉल्व करें। Two small equally charged spheres, each of mass m, are suspended from the same point by insulating thread। यानी कि कुछ सीलिंग इस तरीके की है, उस सीलिंग से 2 insulating threads like this है ना, and thread की लेंथ है L। If the distance between the spheres is x, this distance is x, given x is very 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 less than L। यानी कि ये अगर जूम करके व्यू देख रहा हूँ तो बेसिकली उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो x है, this x is very very less than L, यानी कि थीटा जो है बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा। तो आप ये कंडीशन को समझना, x लेस देन L जब वो बोले तो समझ जाना कि ये जो छोटा सा एंगल यहाँ बन रहा है, सबटेंड कर रहा है, दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा तो थीटा छोटा होने पे क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। जब थीटा छोटा होता है तो cos थीटा की वैल्यू आई कैन राइट डाउन इक्वल टू 1, sin थीटा की वैल्यू आई कैन राइट डाउन इक्वल टू थीटा, एंड tan थीटा की वैल्यू आल्सो कैन बी रिटन एज इक्वल टू थीटा। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए whenever we are talking about very very small angle। ठीक, तो ये यहाँ तक मैंने पढ़ा, उसमें मुझे ये पता चला find the rate of charge dq by dt with which charge leaks off। अब इसके अंदर क्या है कि Q चार्ज भरा हुआ है ना, और ये जो चार्ज है वो तुरंत लीक कर रहा है इसके अंदर से। तो चार्ज अगर घटेगा तो पक्की बात है फोर्स घटेगा, तो ये धीरे धीरे पास आएंगे, एंड पास आएंगे तो उनमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, दैट वेलोसिटी इज आल्सो गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि वापस से वेरिएबल है, क्योंकि अगर x के टर्म्स में दिया हुआ है तो जैसे जैसे x घट रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही होगी। तो इसका मतलब अगेन वेरिएबल आ गया ना सवाल में, तो वेरिएबल आ गया तो पक्की बात है कैलकुलस फिर से यूज होगी। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे तुरंत एफबीडी बनाना पड़ेगा इस क्यू वाले चार्ज का। तो मैंने एफबीडी बनाया, इधर रखा टी टेंशन, यहाँ से एक तुरंत एक लाइन ड्रॉ की वर्टिकल, इस एंगल को माना थीटा, इसके थीटा मानते ही यहाँ वाला एंगल फिर से क्या हो गया, ये भी थीटा। नीचे की तरफ लगेगा आपका mg, इस तरफ लगेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था पहले। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक कंपोनेंट t का होगा ऊपर की तरफ, इट विल बी t cos थीटा, एंड एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, दैट विल बी t sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ t sin थीटा इज इक्वल टू fe एंड t cos थीटा इट इज इक्वल टू mg। जरा ध्यान से देख लो, आप कोई तकलीफ आपको दिखे तुरंत सोच लो। अब मैं यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके लिख सकता हूँ दैट tan थीटा इज इक्वल टू fe। अच्छा fe कितना होगा, ये फोर्स k into q upon x square, तो k into q square upon x square divided by mg। ये हो गई fe की वैल्यू डिवाइडेड बाय mg, sin थीटा को cos थीटा tan थीटा। अब आप जानते हो tan थीटा इज बेसिकली थीटा, बट इट इज आल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ कि ना, अब जब थीटा छोटा है तो tan थीटा लिखूं चाहे sin थीटा लिखूं एक ही बात है। तो अगर sin थीटा लिखता हूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परपेंडिकुलर है इट इज एक्चुअली x/2। तो मैंने इसको लिखा tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ sin थीटा, बिकॉज थीटा इज स्मॉल, एंड sin थीटा होता है हमारा x/2l, एंड इट इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg। इसी एक्सप्रेशन में, क्योंकि वो मुझसे पूछना चाहता है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच उसने दे रखी है, तो मैं x एक तरफ कर लेता हूँ जिससे कि एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का दिखे, ये ना, दिस इज अवर एक्सप्रेशन नाउ। अब जैसे ही आप x को डिफरेंशिएट करोगे इस तरफ, इधर से q भी डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो मुझे अपने एक्सप्रेशन को उस प्लेटफॉर्म पे लाके रखना है जहाँ पे मैं चार्ज में भी वेरिएशन ला सकूं और मैं वेलोसिटी में भी एक्सप्रेशन ला सकूं। तो मैंने पहले उसको इस स्टैंडर्ड पे लेके आया इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे सबसे काम की चीज थी ये वाली, अगर ये स्टेप मुझे ना आता, अगर मैं tan थीटा को sin थीटा ना लिख पाता तो आप यहाँ बहुत बुरी तरह उलझते। ठीक है, तो इस उलझन को समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ से यहाँ तक। इसके आगे इसको पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, फिर इधर करता हूँ मैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को आपसे मैं बोलूंगा कि t के टर्म्स में इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो। किसके टर्म्स में, t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तब आप देखोगे
कि 3 आगे आ जाएगा x स्क्वायर dx बाई dt की टर्म यहाँ आ जाएगी। एंड वो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट इसलिए करना है क्योंकि मुझसे पूछा dq बाई dt है, तो यहाँ dq बाई dt आना चाहिए। तो इस तरफ की टर्म देखूं तो k कांस्टेंट है, 2l कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एंड mg कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2q इंटू dq बाई dt। अब अगर मुझसे साफ साफ क्वेश्चन ने इसकी डिमांड की है, क्वेश्चन मार्क है, तो पूरी टर्म्स बाकी सारी इस तरफ लेके चलेगा। तो मैंने वही किया, मैंने dq बाई dt को LHS में ले लिया तुरंत इस तरफ, है ना, और ये वाला ब्रैकेट ये पूरा नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt को मैं भी ले लेता हूँ, है ना, अपॉन इंटू mg क्योंकि ऊपर जा रहा है, इंटू mg k इंटू 2l नीचे, 2 इंटू 2 4 हो रहा है, तो 4k q l। देखना ध्यान से, देख लो कोई दिक्कत, ठीक है। अब v की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, a अपॉन रूट x। तो मैंने v की जगह a अपॉन रूट x सब्स्टिट्यूट किया तो एक्सप्रेशन बन जाएगा रूट x को मैं x की पावर माइनस हाफ लिख सकता हूँ ना, ध्यान से देखना। चलो मैं पहले अलग लिख लेता हूँ, बट ये स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, ध्यान देना, इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप समझ जाओ तो मैं इसको यहीं करेक्ट कर लूँ। x की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पे 2 माइनस हाफ विल बी, इन दोनों को यूज करके x की पावर सीधे 3/2 में लिख सकता हूँ। ध्यान से देखो, x की पावर 3/2 लिखा जा सकता है, और अगर x की पावर 3/2 लिखा जा सकता है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x क्यूब का अंडर रूट, है ना। तो अगर x क्यूब का अंडर रूट लिख सकता हूँ तो x क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी इक्वेशन 1 में है मेरे पास, इस वैल्यू को ले जाके वहाँ डायरेक्ट अंडर रूट में डाल दूंगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3a mg अपॉन 4k ql। ये वो वैल्यूज हैं जो कांस्टेंट है। अब आता हूँ x क्यूब के ऊपर, x क्यूब की वैल्यू यहाँ से ले लो, k q स्क्वायर इंटू 2l अपॉन mg, ठीक है। अब ध्यान से देखो, q स्क्वायर ये q कैंसिल हो गया, है ना, k आप ऑटोमेटिकली डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे mg कैंसिल हुआ तो ये रूट mg टाइम्स में कैंसिल होगा, है ना, और ये l यहाँ पे रूट l के टर्म्स में कैंसिल होगा, ये k यहाँ पे रूट k के टर्म्स में कैंसिल होगा। तो आप देख सकते हो ये 2 यहाँ पे 2√2 बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो जो आंसर मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3a अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2kl, क्योंकि तीनों रूट में ही है, और ऊपर की तरफ mg। ये हमारा फाइनल आंसर होगा dq बाई dt का, ठीक है। जो भी छोटी मोटी चीजें हैं मैथमेटिक्स है, ये आप एक बार दोबारा से करके देखें, वैसे इट इज वेरी मच परफेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा। याद रखें यहाँ तक का पार्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आगे तो शायद आप लोग आराम से सोच पाते कि कैसे जो है dx बाई dt से मुझे v मिलेगा, क्योंकि ये उसने जानबूझ करके दी है जिससे आप v की वैल्यू पुट कर सकते, ठीक है। फिर एक आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। एक इनफाइनाइट वायर है जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, आपको दे रखी है। इस वायर को हमने हॉरिजॉन्टली रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा है यूं, है ना। इस वायर से ठीक d डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज पार्टिकल है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो पक्की बात है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होगा, एंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो इसके ऊपर फोर्स भी ऊपर की तरफ होगा, एंड उसकी वैल्यू होगी QE, एंड इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स होगा नीचे की तरफ। तो आपसे पूछे इसका मास बताओ सो दैट द पार्टिकल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में रहे, इसके इक्विलिब्रियम में रहने के कारण इसका मास क्या होगा बताओ। तो मैं जानता हूँ एट इक्विलिब्रियम मुझे दिखाया गया है और सिखाया भी गया है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, एंड नेट फोर्स 0 होने के लिए QE माइनस mg मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड m इज इक्वल टू QE अपॉन g। अब E की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, दैट विल बी, कितनी लिखूं, अगर ध्यान से देखो इनफाइनाइट वायर के केस में अल्फा और बीटा दोनों ही 90 डिग्री हो जाते थे, तो 2k लैम्डा अपॉन d हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, एंड दिस विल बी आवर एक्सप्रेशन ऑफ मास, ठीक है। तो 2k लैम्डा q अपॉन gd विल बी द वैल्यू ऑफ मास। इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक और सवाल आप लोगों के लिए हो सकता है, इस तरीके का सवाल हमने ऑलरेडी पहले देखा हो, बट कहीं आप लोगों की प्रैक्टिस इस सवाल से छूट न जाए, इसलिए मैंने जो है इस सवाल को फिर से देने के लिए सोचा। ये इनफाइनाइट है ना, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। दिस इज पॉइंट वेयर दे आर मीटिंग, दिस इज आल्सो लैम्डा, दिस इज आल्सो लैम्डा। यहाँ पे एक P पॉइंट है ना, एंड इस P पॉइंट की जो दूरी है इस पॉइंट से
वो है डी। ठीक, आपसे पूछा है कि इस वाले वायर के कारण दिस इज वायर 1 एंड दिस इज वायर 2। देख सकते हो दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर है, दे आर बोथ आर सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इन दोनों वायर के कारण आपको बताना है व्हाट इज द फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ वायर्स। ठीक है, कोशिश करो हो सके हमसे, वरना मैं बताऊंगा इसे आप लोगों को। स्क्रीन पॉज करो और तुरंत थोड़ी सी देर ट्राई करो, सोचो, ध्यान लगाओ, तुम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो मैंने तुम्हें सिखाया था जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना हो वायर के कारण, सबसे पहले उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही जो फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही जो फॉर्मूला था उसमें दो चीजें सिखाई थी आपको, मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। जैसे अगर वायर ये है तो डी डिस्टेंस अगर यहाँ पे होता है, मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर होना चाहिए और हमारे पास दो फील्ड थे, एक ई एक्स था और एक ई वाई था। कई बच्चे उसको ऐसे भी याद रखते हैं कि ये ई परपेंडिकुलर है और ये ई पैरेलल है। ठीक है, तो मुझे भी ऐसे याद रखना है, ये वायर बहुत लंबा है, ऊपर तक जा रहा है, तो पक्की बात है इस पॉइंट पे इसकी वजह से जो कंपोनेंट होगा वो एक इस तरफ होगा और एक सामने की तरफ होगा। पी को मिटा देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा तार इस तरफ है उस ऊपर की तरफ, तो उसके अपोजिट में फील्ड होना चाहिए, तो नीचे होगा। तो दिस इज अवर ई पैरेलल एंड दिस इज अवर ई परपेंडिकुलर। देन ई परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे पी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो ई परपेंडिकुलर आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला याद है, के लैम्डा अपॉन डी इनटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एंड ई पैरेलल के अंदर सिर्फ ये याद रखना है के लैम्डा बाई डी इनटू कॉस बीटा या कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कुछ भी लिखो, बस याद रखना बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ठीक, कोई कंफ्यूजन ही मत रखो, अल्फा माइनस बीटा या बीटा माइनस अल्फा, कुछ नहीं, बड़े में से छोटा जाना चाहिए। बस ये याद होना चाहिए कि इधर ज्यादा तार है, इधर कम तार है, तो फील्ड इधर ही नीचे गिरेगा, बस इतना, कोई कंफ्यूजन नहीं इसके अलावा, है ना। अब याद रहे जिस भी पी पॉइंट की मैं बात करता हूँ, जैसे कि अगर पी पॉइंट है तो मुझे पी पॉइंट से दो एंगल देखने होते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये टॉप वाला और एक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन नीचे वाला। तो इस वायर 1 के लिए बॉटम पॉइंट मेरा ये है एंड टॉप पॉइंट मेरा ये है। अगर टॉप पॉइंट ये है तो यहाँ से ये एंगल अल्फा होगा एंड यहाँ से ये एंगल बीटा होगा। देन बात समझ में आ रही है यानी। और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, मैं बताना भूला यहाँ पे, ये एंगल टोटल दोनों वायर के बीच का जो है वो थीटा दे रखा है एंड ये बाइसेक्टर है डॉटेड लाइन। ठीक है, तो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल थीटा बाई 2। अगर ये छोटे से ट्राइंगल को आप दोबारा रीड्रॉ करके देखो तो ये वाला एंगल आपको थीटा बाई 2 दे रखा है, ये 90 है, तो क्या बीटा आप फाइंड आउट कर सकते हो? ये बीटा कितना होगा? बीटा विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2, है ना। और अल्फा क्योंकि ये इनफाइनाइट को टच कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू 90 होनी। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरे दोनों के दोनों आराम से निकल जाएंगे। देखना है तो मैंने लिखा ई परपेंडिकुलर, वायर 1 की बात कर रहा हूँ, वायर 1 अगर हो गया तो 2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि सेम है। ई परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी थी के लैम्डा। अब बात करता हूँ डी की। ये डी जो है ये वाला डी है, बट मुझे जो डी चाहिए वो ये वाला चाहिए, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा ये होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको x मानता हूँ, यहाँ इस दूरी को मैं x मानता हूँ, मतलब ये दूरी मेरे लिए x है और ये दूरी d है, तो क्या ये 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर दिख रहा है तुम्हें? तो अगर ये दिख रहा है तो दिस इज बेसिकली दिस इज d cos थीटा बाई 2 एंड दिस इज d sin थीटा बाई 2। तो यहाँ पे लिखूंगा d sin थीटा बाई 2। ठीक है, दिस इज d sin थीटा बाई 2 ब्रैकेट ई परपेंडिकुलर के sin अल्फा इज 90 डिग्री sin 90 डिग्री इज 1 प्लस sin ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, अब बस वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी? आपको चीज जो सिखानी थी मुझे ये थी कि अगर प्लांट हाइट दे तो एकदम इमोशनल नहीं हो जाना है हमें। इमोशनल होके जो है तुरंत आपको डी दिख जाए, डी तो सर फॉर्मूले में भी था तो डी तुरंत यहाँ डाल दिया आपने, ऐसा नहीं। याद रखें जो डी है वो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से परपेंडिकुलर, तो वो वायर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है डी। तो ये आपको कई बार सवालों में फोर्सफुली निकालनी पड़ेगी, वो आपको जानबूझ करके चला के दूसरी डिस्टेंस देगा डी। ठीक है, तो किस तरीके से थीटा को थीटा बाई 2 में तोड़ा, क्योंकि बाइसेक्टर दिया हुआ था, फिर उससे हमने ये एंगल बीटा और अल्फा निकाले। ये इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी जान है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो डी है ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, अल्फा जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बीटा इज द डिप्रेशन ऑफ बॉटम। ये अगर चीजें आपको क्लियर है देन यू आर रेडी टू गो एवरीवेयर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखें
इसी तरीके से आप ई पैरेलल भी निकाल सकते हो। मुझे साफ पता चल रहा है कि cos 90 डिग्री 0 होता है, तो पक्की बात है हमारा ई पैरेलल जो है k लैम्डा अपॉन d sin थीटा बाई 2। एंड याद रखना कि माइनस कॉस बीटा जो है ये बता रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में यानी नीचे है, तो अगर आप माइनस ना लगाओ तो फिर हमें तो ये पता है कि डायरेक्शन पीछे की तरफ है, तो माइनस ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। cos ऑफ 90 माइनस थीटा बाई 2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि नीचे की तरफ, और वो हमें जानते हैं, हमने ड्रॉ कर दिया पहले, तो माइनस हटा दें। दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड। चाहो तो वेक्टर फॉर्म लिखो, चाहो तो मैग्नीट्यूड निकाल के कंपोनेंट हैं ये दोनों, ये छोड़ दो। इसी तरीके से इस वाले वायर का जो कंपोनेंट होगा वो एक इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, इसका ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ होगा, तो इस तरीके से वहां भी कर सकते हैं ना। तो दिस इज हाउ कैलकुलेशन इज डन, ठीक है। इस तरीके से जो है ये थे कुछ सवाल जिनकी आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी है, और ऐसे काफी सारे सवाल आपको ढूंढने हैं, मॉड्यूल्स के अंदर अवेलेबल होंगे, और इनकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यूसली करते रहनी है, ठीक है। ऐसे ही और सवाल चुन के बुक्स में से देख के, जो अच्छी बुक्स होती हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए, उनमें से मैं ऑलरेडी पिक करके जो है आपके पास ला रहा हूँ, सो दैट यू गेट वेरी गुड क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इन योर लेक्चर्स, ठीक है। तो ध्यान रखें, इनकी प्रैक्टिस एक बार दो बार जितनी बार आप कर सकें करें, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ नया ही आपको हर बार सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए अपना, एंड कीप लर्निंग, वेरी वेरी गुड लक।